नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर के इतिहास की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसा शहर जिसके कई नाम रहे हैं और जिसकी कहानी देखा जाए तो दक्कन के पठार पर बनते बिगड़ते साम्राज्यों की गवाह है। हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर की, जिसे दुनिया मतलब लंबे समय तक औरंगाबाद के नाम से जानती रही। हाँ, औरंगाबाद, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो छत्रपति संभाजी नगर इतिहास और पहचान लेख के कुछ हिस्सों से ली गई है। ये हिस्से इस शहर की सदियों की जो यात्रा रही है उस पर रोशनी डालते हैं, खासकर इसके बदलते नामों के जरिए। नामों का बदलना ये अपने आप में कहानी कहता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम यही समझना चाहते हैं कि इस शहर की पहचान की वो अलग अलग परतें कौन सी हैं, जो अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय ने इस पर छोड़ी हैं। कैसे एक नाम मतलब सिर्फ एक नाम नहीं होता। हाँ, वो सत्ता, स्मृति, पहचान सब कुछ बयां करता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में। अहमदनगर सल्तनत के एक बहुत ही प्रभावशाली वजीर थे, मलिक अंबर। हाँ, मलिक अंबर। उन्होंने ही एक छोटे से गांव खिड़की के आसपास इस शहर की नींव रखी थी। ये शुरुआती दिलचस्प है। मलिक अंबर देखिए, आज सिर्फ एक वजीर नहीं थे, वो अपने समय के एक असाधारण रणनीतिकार माने जाते हैं। एक बढ़िया प्रशासक थे, सैन्य सुधारक भी। खासकर उनकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी और गुरिल्ला युद्ध की तकनीकें, उनके लिए उन्हें याद किया जाता है। अच्छा। तो स्रोत यह बताता है कि खिड़की के रूप में ये जो शहर बसाया गया है, ये सिर्फ एक बसाहट नहीं थी। ये दक्कन में एक नया पावर सेंटर, एक शक्ति केंद्र बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा थी, आप कह सकते हैं। हाँ, खिड़की नाम भी अजीब है। शायद जैसा आप कह रहे हैं लोकेशन की वजह से, जहां से आसपास का नजारा दिखता हो सकता है, बिल्कुल। स्रोत ये भी बताता है कि बाद में इसका नाम फतेहनगर पड़ा। फतेहनगर मतलब जीत का शहर। शायद किसी लड़ाई में जीत के बाद। पूरी संभावना है। फतेह का मतलब ही जीत है, तो ये नामकरण शायद मलिक अंबर की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर और उनके प्रभाव को दिखाता होगा। लेकिन शहर की कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो मुगलों के आने से आया। सही कहा। 1653 में जब शाहजादा औरंगजेब दूसरी बार दक्कन का सूबेदार बना। हाँ, दूसरी बार। तो उसने इस शहर को अपनी राजधानी बना लिया और इसका नाम बदल दिया औरंगाबाद। बिल्कुल। और यहीं से शहर की पहचान, आप कहिए कि एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ गई। औरंगजेब का ये फैसला रणनीतिक तौर पर बहुत अहम था। देखिए, दक्कन का पठार और खासकर जो मराठा शक्ति उभर रही थी, हाँ, वो मुगलों के लिए एक लगातार चुनौती बनी हुई थी। तो औरंगाबाद की जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेंट्रल थी। सैन्य अभियानों के लिए, प्रशासन पर कंट्रोल रखने के लिए ये एक आदर्श जगह थी। हाँ, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात नहीं थी। आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं? हाँ, स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि शहर का नाम औरंगाबाद रखना ये कोई मामूली प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी। ये दक्कन पर मुगल सत्ता का और औरंगजेब की अपनी पर्सनल पावर और उसकी महत्वाकांक्षाओं का एक बहुत साफ और शक्तिशाली प्रतीक था। अच्छा। एक तरह से उस इलाके पर मुगल मुहर लगा देना। देखिए, नामकरण जो होता है ना, वो अक्सर पावर दिखाने का एक सोचा समझा तरीका होता है। हाँ। और यहाँ ये बिल्कुल साफ दिखता है। तो मतलब रणनीतिक जरूरत और सत्ता का प्रदर्शन, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थीं। बिल्कुल। और इसी दौर में शहर को एक शाही राजधानी की तरह डेवलप करने की कोशिशें भी हुई। स्रोत में बीबी का मकबरा का जिक्र है, जिसे औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। हाँ, बीबी का मकबरा। इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। बीबी का मकबरा वाकई एक अहम स्मारक है। हाँ, ये बात सही है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये ताजमहल की एक कमजोर नकल है या सस्ती नकल है। हाँ, सुना है मैंने भी। पर ये उस दौर में दक्कन में मुगल आर्किटेक्चर कैसे फैल रहा था उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये दिखाता है कि मुगल आर्ट और कल्चर सेंटर से कितनी दूर तक पहुंच रहा था। और इसका बनना ये भी बताता है कि औरंगाबाद को सिर्फ एक मिलिट्री कैंटोनमेंट नहीं बनाना था। अच्छा। एक प्रॉपर शाही शहर बनाने का इरादा था, जिसमें बाग हों, महल हों, मकबरे हों। और सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया होगा फिर तो। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि शहर को मजबूत दीवारों से घेरा गया था और 52 दरवाजे थे। 52 दरवाजे, ये नंबर ही बताता है कि शहर कितना बड़ा और कितना अहम रहा होगा। निश्चित रूप से। देखिए, दक्कन उस जमाने में लगातार लड़ाइयों का मैदान था। मराठों के हमले होते थे, दूसरी लोकल ताकतें थीं, तो शहर की किलेबंदी बहुत जरूरी थी। हाँ। ये 52 दरवाजे, जिनमें से कई के नाम आज भी मशहूर हैं, जैसे दिल्ली दरवाजा, पैठण दरवाजा, जालना दरवाजा,
ये सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थे, ये शहर के बड़े आकार, उसके बिजी ट्रेड रूट्स और उसके सोशल स्ट्रक्चर का भी संकेत थे। अच्छा, हर दरवाजा शायद किसी खास मोहल्ले या बाजार की तरफ खुलता होगा। बिल्कुल, हर दरवाजे का अपना एक इलाका था, अपनी एक पहचान थी। लेकिन इतिहास तो बदलता रहता है। औरंगजेब की मौत हुई 1707 में। हाँ, उसके बाद दिल्ली में मुगल सल्तनत कमजोर होने लगी और इसका असर दक्कन पर भी पड़ा। हाँ, स्रोत बताता है कि औरंगाबाद पर हैदराबाद के निजाम का कंट्रोल हो गया। हाँ, ये दक्कन में पावर बैलेंस बदलने का एक बहुत अहम मोड़ था। देखिए, औरंगजेब ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दक्कन में लगा दिया, मुगल सत्ता को मजबूत करने में। लेकिन उसकी मौत के बाद वो पकड़ ढीली पड़ गई। और निजाम? उसी दौर में उनका एक ताकतवर जनरल था, मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी, जिसे निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम का खिताब मिला था। उसने मौके का फायदा उठाया और प्रैक्टिकली देखा जाए तो दक्कन में अपनी एक इंडिपेंडेंट हुकूमत बना ली। अच्छा, अपनी अलग हुकूमत? हाँ, जिसकी राजधानी बाद में हैदराबाद बनी। और औरंगाबाद, क्योंकि वो दक्कन का एक बड़ा शहर था, तो जाहिर है पहले उनके प्रभाव में आया और फिर निजाम रियासत का हिस्सा बन गया। शहर निजामों के दौर में भी काफी अहम बना रहा। और ये निजाम का शासन फिर भारत की आजादी तक चला। 1947 के बाद जब रियासतों का विलय हुआ भारत में, हाँ, इंटीग्रेशन का दौर, तो औरंगाबाद हैदराबाद राज्य का हिस्सा बना। फिर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1960 में जब महाराष्ट्र राज्य बना तो ये शहर महाराष्ट्र में आ गया। ये शहर की पहचान में एक और बड़ा प्रशासनिक और आप कह सकते हैं सांस्कृतिक बदलाव था। सोचिए, मुगल राजधानी से निजाम रियासत का हिस्सा बनना, फिर भारतीय संघ में आना और आखिर में भाषा के आधार पर महाराष्ट्र राज्य में शामिल होना। ये सारी घटनाएं शहर के मॉडर्न इतिहास और उसकी जो मल्टी लेयर्ड पहचान है उसको बनाती हैं। और अब हम आते हैं शहर के नामकरण के इस सफर के सबसे ताजा पड़ाव पर, और शायद सबसे ज्यादा जिस पर बहस हुई है। हाँ, बिल्कुल। साल 2023 में शहर का नाम आधिकारिक तौर पर औरंगाबाद से बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। स्रोत इस नाम बदलने के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है उसे साफ करता है। स्रोत के मुताबिक इस कदम को सीधे तौर पर इतिहास के एक खास वाकये से जोड़ा गया है। कौन सा वाकया? 1689 में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे और उनके उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज को जो क्रूर यातनाएं दी गईं और उनकी मृत्यु हुई, उससे जोड़ा गया है। तो इस नजरिए से, जैसा स्रोत बता रहा है, ये नाम बदलना शहर की पहचान को औरंगजेब, यानी एक मुगल शासक, हाँ, एक मुगल शासक के बजाय छत्रपति संभाजी महाराज यानी एक मराठा योद्धा और नायक से जोड़ने की एक कोशिश है, एक सचेत प्रयास। तो ये एक तरह से इतिहास की उन घटनाओं को याद करने का तरीका है। ये शहर की पहचान को एक अलग ऐतिहासिक नजरिए से देखने की कोशिश है। हाँ, स्रोत कुछ इसी तरफ इशारा करता है। देखिए, यहाँ इतिहास की जो परतें हैं, उनकी जो व्याख्या है और पहचान का जो सवाल है, वो बहुत जटिल और महत्वपूर्ण हो जाता है। नाम बदलना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि किस ऐतिहासिक याद को, किस विरासत को प्राथमिकता दी जा रही है। ये दिखाता है कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं है। उसकी व्याख्या, उसका महत्व समय के साथ, समाज के साथ, राजनीतिक माहौल के साथ बदल सकता है। स्रोत ही ये भी कहता है कि ये कदम जो है वो समकालीन भारत में ऐतिहासिक शख्सियतों, घटनाओं और उनकी विरासतों के पुनर्मूल्यांकन की जो एक बड़ी प्रवृत्ति चल रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये भी दिलचस्प है कि नामों के इस पूरे सफर के साथ साथ स्रोत शहर की एक और पहचान पर भी जोर देता है। वो है उसकी प्राचीन और मध्यकालीन धरोहर। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। पास में ही विश्व प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। बिल्कुल। और दौलताबाद का वो मजबूत किला भी है जो खुद देवगिरी के यादवों से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर मुगलों तक न जाने कितने राजवंशों का गवाह रहा है। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। छत्रपति संभाजी नगर या पहले का औरंगाबाद वो सिर्फ अपने मुगल या हालिया मराठा कनेक्शन तक ही सीमित नहीं है। उसकी पहचान और उसका महत्व इस इलाके के हजारों साल पुराने इतिहास से भी गहरे जुड़े हैं। हाँ, अजंता की पेंटिंग्स, एलोरा के स्कल्पचर, वो भारत की प्राचीन कला और धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल हैं। और दौलताबाद का किला, जो असल में देवगिरी था, वो तो अपने आप में मिडीवल इंडिया की मिलिट्री आर्किटेक्चर और पॉलिटिकल उठापटक का एक जीता जागता म्यूजियम है।
सही कहा। तो ये शहर सच में कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धाराओं का संगम है, और ये चीज इसकी पहचान को और भी ज्यादा रिच और मल्टी डायमेंशनल बनाती है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? एक शहर जो खिड़की नाम के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, हाँ, खिड़की से, मलिक अंबर के जमाने में फतेहनगर कहलाया, औरंगजेब के वक्त में दक्कन में मुगल पावर का सेंटर औरंगाबाद बना, फिर निजामों के शासन में वहाँ आजाद भारत में महाराष्ट्र का हिस्सा बना, और अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से अपनी एक नई पहचान बना रहा है या गढ़ रहा है। हर नाम अपने साथ एक पूरा युग लेकर आता है, एक अलग कहानी, सत्ता का एक अलग समीकरण और पहचान की एक अलग परत। बिल्कुल। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यही है कि कैसे एक शहर का नाम और उसकी पहचान लगातार बदलती रही है, विकसित होती रही है, और ये जो बदलाव है ये इस क्षेत्र के बेहद जटिल और अक्सर कह सकते हैं विवादास्पद इतिहास का आईना है। अहमदनगर सल्तनत की महत्वाकांक्षाएं, मुगल साम्राज्य का फैलाव और उसकी सीमाएं, निजामों का उदय और उनका शासन, और अब आज के भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अस्मिताओं के संदर्भ में ऐतिहासिक यादों का पुनर्मूल्यांकन, ये सब कुछ इस शहर के बदलते नामों में झलकता है। सही। ये हमें याद दिलाता है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो संवाद से, संघर्ष से और समय के साथ बदलती रहती है। बिल्कुल। खासकर उन जगहों की जहां इतिहास की इतनी सारी परतें एक दूसरे पर चढ़ी हों। ये सोचना वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है कि किसी जगह का नाम सिर्फ एक पता या लेबल नहीं है। ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है कि कोई समाज, कोई सत्ता अपने अतीत को कैसे देखती है। हाँ, किस हिस्से को याद रखना चुनती है, किसे नायक मानती है, किसे नहीं। ये शहर अपनी इन तमाम परतों और बदलते नामों के साथ हमें इतिहास की व्याख्या की इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया पर सोचने को मजबूर करता है, और उसके गहरे सामाजिक राजनीतिक मतलबों पर भी। और ये एक खुला सवाल भी छोड़ जाता है, भविष्य में इस शहर की कहानी और कौन से मोड़ लेगी। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। इसकी पहचान का अगला चैप्टर क्या होगा। जैसे जैसे समाज बदलता है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, इतिहास को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। ये शहर इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ हमारे लिए सोचने की बात यह है कि क्या अलग अलग ऐतिहासिक पहचानों को, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों न लगें, क्या उन्हें एक साथ सम्मानपूर्वक सहेज कर रखा जा सकता है। ये एक चुनौती है जिसका सामना शायद भविष्य में कई ऐतिहासिक शहरों को करना पड़ेगा।